हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा, तो आज हम जो बात करेंगे स्पेशली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा और उसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो हम बात करने वाले हैं कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या कि सिलेबस क्या रहने वाला है डेजिग्नेटेड ऑफिसर का, हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बुक्स आपको कौन पढ़नी है ये तो हम बताएंगे पूरा आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको कैसे क्या करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें ना, तो एक ये आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। जैसे कि अगर यूपी में है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार में है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और अगर राजस्थान में है तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आपने सुना होगा आरपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है। तो ये एक तरीके से आयोग है जिसका काम है एग्जाम को कंडक्ट कराना और जॉब देना, पोस्ट जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो पूरा कंप्लीट कराना, ये पूरा आयोग का काम होता है, यानी कमीशन का काम होता है। अब आपने सुना कि पीसीएस क्या होता है। देखिए, पीसीएस क्या है, एक पोस्ट है, एक रैंक है। कहने का मतलब रैंक मान लीजिए, जैसे आईएएस है, एक रैंक है। आईएएस पीसीएस का आपने नाम सुना होगा, वैसे पीसीएस क्या है, पीसीएस एक रैंक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ये काफ़ी टाइम से आपको भी पता है कि जो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो जो पार्लियामेंट में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब अंग्रेज़ों के टाइम से ही है। तो उन्होंने जो भी रूल्स एंड लॉ बनाए थे तभी से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो हमारे यहाँ पे तभी से सर्विसेज चली आ रही हैं, एक आईएएस पीसीएस। तो मेन पीसीएस जो होता है वो स्टेट के लिए होता है, आईएएस तो आपका सेंट्रल लेवल के लिए होता है, ठीक है। सेंट्रल में आईएएस है और इधर पीसीएस है। तो आप ये कह सकते हैं कि पीसीएस जो है एक ऐसी पोस्ट होती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, कि पूरी स्टेट में जो सबसे बड़ी बड़ी जो जॉब्स होती हैं वो पीसीएस रैंक के अंडर में आती हैं। जो भी हायर अपर लेवल की क्लास ए कैटेगरी और क्लास बी कैटेगरी, ये दोनों जो पोस्टें होती हैं ये सब पीसीएस के अंडर में आती है। पीसीएस एक रैंक है, उसके अंडर में डिफरेंट टाइप की पोस्टें हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एसडीएम एक पीसीएस रैंक का ऑफिसर है। डीएसपी भी पीसीएस में आता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे बीडीओ हो जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वैसे ही उसी में पीसीएस में ही एक पोस्ट है जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो आपको अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है, देखिए अगर आप गूगल पे जाके चेक करते हैं अभी उत्तर प्रदेश में डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पोस्ट के लिए, देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2014 में वैकेंसी आई थी। आप अगर गूगल पे चेक करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर की, 2017 में फिर से आई फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर की, फिर 2018 में भी कुछ वैकेंसी आई, 19 में भी कुछ वैकेंसी आई, 2020 में भी कुछ वैकेंसी आई है। लेकिन 2020 में जो आई है उसमें क्लियरली अभी ये नहीं मेंशन किया गया है कि हर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है पीसीएस के अंडर में। तो जो भी होगा वो बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। आप एकदम से एक दो बुक्स पढ़ के आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बुक्स को दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो बुक्स है इतनी ना, ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा ही और भी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और आगे मैं थोड़ा आपको जब पीपीटी पे ले चलूँगा, स्क्रीन पे ले चलूँगा, वहाँ पे सारी बुक्स मैंने लिस्ट आउट की हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 स्टेज में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। एक तो आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा, एक आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अभी आप ये भूल जाइए कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए आपको अलग से कुछ करना है। आपको पीसीएस का जो सिलेबस है उसी को फॉलो करना है। और एक सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि आप अगर बिहार में देते हैं तो बिहार के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, वहाँ बिहार के बारे में पढ़ना होता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बारे में, राजस्थान में राजस्थान के बारे में, राजस्थान का कल्चर क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आज हम स्पेशली अगर बात करें अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए, तो प्री में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है, जिसको GS1 और CSAT बोलते हैं, या फिर GS1 GS2 भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। तो एक पेपर होता है आपका GS1 का, एक पेपर होता है CSAT का। देखिए, GS1 वाला जो आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, और एक CSAT होता है वो भी आपका 200 मार्क्स का होता है। लेकिन जो CSAT होता है
वो जो होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि आपको 33% लाने होते हैं, आप उस एग्ज़ाम को बस क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एक आपका जीएस का पेपर होता है प्री एग्ज़ाम में, वो उसमें आपको अच्छा स्कोर करना होता है कि जनरल के लिए 125 तक कट ऑफ चला जाता है 200 में, थोड़ा मुश्किल होता है, 120 200 120 125 130 128 तक ऐसे जाता रहता है, ठीक है। आप ये मान के चलिए 120 से 130 तक रहेगा कट ऑफ। उस पर आपका जितना अच्छा रहेगा, मार्क्स जितना रहेगा जीएस 1 में, फिर आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। जब आप मेंस के लिए जाते हैं तब आपको मेंस में जो है लगभग 8 पेपर देने पड़ते हैं, 8 एग्जाम होते हैं आपके मेंस पेपर में, और आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो मेंस पेपर की अगर बात करें तो आपका एक तो जनरल हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, वो कंपलसरी है, और एक आपका ऐसे पेपर होगा, ठीक है, ये सब कंपलसरी है। उसके बाद में जीएस भी आपके ऑप्शनल में, आपको थोड़ा सा चॉइस मिलती है कि आप ऑप्शनल में अपने अनुसार कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मेंस एग्जाम में बात करें, जो पहला पेपर है जनरल हिंदी का, ठीक है, उसमें आपका हाई स्कूल लेवल तक की हिंदी आती है। एसे का है, एसे की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक एसे, ये दोनों पेपर 150 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 300 आपका हो गया। उसके बाद में बात आती है GS1 GS2 GS3 GS4, 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज के होंगे, जिसमें एक पेपर में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह रहता है, एक में पॉलिटी रहता है, थर्ड वाले में आपका इकोनॉमिक्स वगैरह रहता है, और फोर्थ वाले में आपका इथिक्स वगैरह रहता है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये इथिक्स से रिलेटेड जो रहते हैं क्वेश्चंस वो रहता है, पूरा इथिक्स का पेपर होता है, ठीक। उसके बाद में अब मैं आपको थोड़ा सा प्री का जो जीएस का सिलेबस है वो मैं आपको पीपीटी पे जब ले जाऊंगा तब वहां पे दिखाऊंगा। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। देखिए मेंस पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है, जोड़िएगा, आपके 2 पेपर होंगे जनरल हिंदी और ऐसे 150 के 300 हो गया, 4 पेपर आपके जीएस के होंगे 200 के, ठीक है, कितना हो गया 800, 8 3 1100 हो गए। फिर उसके बाद में 400 नंबर के आपके ऑप्शनल के पेपर होंगे 2, एक 200 का एक 200 का, यानी कि आपके 800 वो हो गए, 800 के बाद उधर हो गया 3, 8 3 1100 हो गए, 1100 के बाद आपका इधर 400 ये हो गया, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 1500, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, कितना हो गया 1600। तो 1600 मार्क्स में क्या बनेगा आपका, 1600 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी, आपकी रैंक बनेगी, उसी पे आपका डिसाइड होगा कि आपको पोस्ट देनी है क्या नहीं देनी है रैंक के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सब जगह अच्छा स्कोर करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बाकी की जो चीज़ें हैं कि क्या क्या है, कैसे प्रोसीजर है, वो मैंने आपको सब बता दिया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ थोड़ा सा पीपीटी की स्क्रीन पे, आप वहाँ पे देखिएगा, मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक से देख सकते हैं क्या सिलेबस है, ठीक है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात करें, ऑप्शनल के बारे में सुन लीजिए। आपके यूपी पीसीएस में 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। 29 सब्जेक्ट्स में से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, उससे रिलेटेड ना हो, कोई मतलब नहीं है, आपको उनमें से एक सब्जेक्ट को चूज करना है। आप कोई भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अब उस 29 में से आप चाहे तो मैथ भी ले सकते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड जब नहीं है तो आप मैथ में कैसे करेंगे, लेकिन कोई मना नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मेरी राय क्या रहती है कि जैसे कि आप अगर जीएस के पेपर हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ते हैं तो इन्हीं में से अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, अगर आप उसको जब आप वहाँ पे लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, अगर आपको उसमें अच्छा नॉलेज है, आपने उसमें मास्टर किया है या फिर पीएचडी किया हुआ है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेने को कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो अगर हम एक एक करके थोड़ा सा बात करें, जो मेरे पास कुछ बुक्स हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बुक्स की अगर बात करें सबसे पहले हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए देखिए मैं आपको बताऊंगा, हिस्ट्री के लिए जब आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे पढ़ना है क्या, आर.एस. शर्मा की बुक पढ़नी है, ठीक है। आर.एस. शर्मा की बुक आप बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, और एक बुक आती है सतीश चंद्र, याद आया, सतीश चंद्र की बुक जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट के लिए आप आर.एस. शर्मा की बुक ले सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, और सतीश चंद्र ले सकते हैं मिडिवल हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये जो बुक्स देख रहे हैं ना आप, ये मेरे पास है तमिलनाडु बोर्ड की बुक, इनके बारे में आपने सुना भी होगा, हर टॉपर रिकमेंड करता है। ये बुक क्यों अच्छी है, देखिए ये एक छोटी सी बुक है, इस बुक में मिडवल भी है और एंशिएंट भी है। इस बुक में मिडवल एंशिएंट है, और ये इसका
सेकेंड ईयर का है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। इसमें आपका एंशियंट और मिडवल है, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। देखिए इस बुक की क्या खासियत है, छोटी सी बुक है, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सारी बुक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद में क्या होता है, एक आपको हिस्ट्री को समझने के लिए एक सीक्वेंस चाहिए होता है। सबसे पहले आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए। हिस्ट्री में समझने के लिए आपको थोड़ा सा सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए, जो क्रोनोलॉजी होती है अगर वो अच्छी रहती है ना, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो आप अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। तो ये जो बुक है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी प्रिपरेशन में, खासकर हिस्ट्री के लिए। और ये बुक आपको अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगी ऑफलाइन, ऑनलाइन कभी बहुत कम मिलती है बुक, क्योंकि ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है। ऑफलाइन कहीं कहीं पे मिल जाती है ये बुक, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप कहीं से भी इस बुक को ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद में ये एनसीईआरटी वगैरह है, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए आपको मैंने बताया कि आप एक तो आर.एस. शर्मा की बुक ले लीजिए और सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी है, ठीक। उसके बाद में अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए अगर बात करें, आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली 11-12 की जो एनसीईआरटी होती है उस पर आपको मेन फोकस करना है। ये आप देख पा रहे हैं मेरे पास 11 की 2 एनसीईआरटी है, जिसमें एक है ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ये आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट की बुक है, ठीक है। ये दोनों क्लास 11 की है और क्लास 12 की भी आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे आप देख रहे हैं जो मैप लगा हुआ है, आप इस मैप को जरूर ले लीजिएगा। आप ये इंडिया का मैप है, आप वर्ल्ड का मैप ले लीजिएगा। इसके साथ आप देख पा रहे हैं मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है ऑक्सफोर्ड का ये एटलस, इसको आप जरूर ले लीजिएगा। ये इसमें आप देख पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आप मैप वगैरह से पढ़ेंगे, जो आपको अच्छे से हेल्प करेगा आपको चीज़ों को समझने में, कि अच्छे से मतलब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जब आप ज्योग्राफी को मैप से पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप एक अलग वे में ज्योग्राफी को पढ़ने लगते हैं, फिर ज्योग्राफी आपके लिए थोड़ा सा आसान होने लगती है, ठीक है। बाकी सब के अलावा आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, ये लूसेंट की बुक है। ये एक बुक, तो पहली बात तो ये आपके लिए जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए। और इस बुक में थोड़ा सा डेटा बहुत अच्छा दिया गया है, डेटा मतलब पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबसे रिलेटेड है, पूरी ऑल ओवर जीके इसमें दी गई है, ठीक। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये मेरे पास कुछ हाई स्कूल की ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें हम इंडियन पॉलिटी की 3rd नंबर पे आता है, तो उसके लिए तो बस भाई यही है, इसके अलावा कोई बुक नहीं है अच्छी। इसको आप देखेंगे, इसको आप जहाँ भी खोलेंगे ना, तो इस बुक में आपको जो भी पेज है ना वो हाईलाइटेड दिखेंगे, क्योंकि इस बुक को मैंने पढ़ा हुआ है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक को आप अच्छे से पढ़िए, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब पे किसी की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो इस बुक को सामने रखे अगर आप पढ़ेंगे तो एक अच्छा नॉलेज आपको मिलता है। और किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को अगर आप पढ़ते हैं, तो सारे सिस्टम को समझने के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत बहुत। ये एक तरीके से इसमें भारत के संविधान के बारे में बताया गया, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि भारत के संविधान के बारे में इस बुक में बताया गया है। सारे आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से मेंशन किया गया है, कौन से आर्टिकल में क्या है। तो ये बुक आपको जरूर लेनी है, कोशिश करिए हार्ड कॉपी लेकर के पढ़िए, सॉफ्ट कॉपी से इतना अच्छा पढ़ने में मज़ा नहीं आती है। रही बात इकोनॉमिक्स के लिए, देखिए इकोनॉमिक्स के लिए आप 9th, 10th, 11th, 12th एनसीईआरटी को नोट कर लीजिए, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये नोट्स हैं श्री राम सर के, श्री राम सर आईएएस जो है ना कोचिंग है, उनके ये नोट्स हैं, ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, इनसे आप इकोनॉमिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये नोट्स आप ले लीजिएगा इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी के लिए तो और जो चीज़ें हैं ना, एक ज्योग्राफी के लिए एक जीसी लियोंग की बुक आती है, वो आप जरूर ले लीजिएगा, वो सब मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और देखिए आप थोड़ा सा नोट्स कैसे बनाया करिए, आप जैसे भी इन सारी बुक्स को पढ़िए तब आप एक बार में कोई भी नोट्स मत बनाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए बुक को, जल्दी कैसे भी पढ़िए, आपको नहीं समझ में आ रहा लेकिन फिर भी पढ़ते जाइए। उसके बाद में दोबारा में जब आप अच्छे से पढ़िए तब आप नोट्स को प्रिपेयर करिए। पहली बार में नोट्स बनाना सही नहीं होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। नोट्स का मतलब क्या होता है, हैंड रिटन नोट्स, कि आप उस एक लाइन में पूरे 2-3 पेज को समझ जाएं, जो आपने 1-2 लाइन में 3 लाइन में लिखा हुआ है, उसको आप अगर ओपन करना शुरू करें तो आप उस पर बहुत कुछ लिख सकें। तो ये होते हैं अपने नोट्स। अगर आप ऐसे नोट्स बनाना शुरू कर देंगे हर चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देख पा रहे हैं जैसे एक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से, अगर आप देखेंगे ये मेरे नोट्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ी सी आधे से थोड़ी सी ज़्यादा कॉपी है,
इतनी कॉपी में मेरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई। अब आप इसमें देखेंगे कैसे चीज़ों को लिखा गया है, ये देखिए आप, मतलब बहुत ज़्यादातर चीज़ों को ग्राफ में बनाया गया है, कैसे चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा समझ लीजिए लिखा है। तो इतने में आप अच्छे से एकदम समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। आपको समझने के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत होते हैं, नोट्स कभी भी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाने चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं, तो ये देख पा रहे हैं आप जैसे, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने चाहिए। ऐसे ही अगर आप ज्योग्राफी की बात करें ना, मैं सारे नोट्स तो नहीं दिखा रहा हूँ अभी, ज्योग्राफी की अगर बात करें ना, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरे नोट्स हैं, ये ज्योग्राफी के हैं। जैसे इसमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं ये देख रहे हैं आप, ये मैप के थ्रू आप मैप बना के पढ़िए, ठीक है, आपको आसानी होगी उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने में। ये आप देखिए, तो आप देख सकते हैं मैप बना के थोड़ा अच्छा भी लगता है और आपको बोरिंग फील नहीं होती है। और ज़्यादातर हो सके थोड़ा सा कलर्ड पेन का यूज़ करिए, जिससे आपको पता चले कि कौन सी चीज़ हमने जो लिखी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था, और इसके बाद में मैं आपको अब ले चलूँगा पीपीटी पे, और वहाँ पे आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। और वहाँ पे मैंने बुक्स भी नोट डाउन की हैं, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी बुक्स का जो पीडीएफ रहेगा वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, यानी मोबाइल की स्क्रीन पे, फिर वहाँ पे हम अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में, स्पेशली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखेंगे। सभी के लिए सेम होता है, ऑल ओवर स्टेट के लिए थोड़ा बहुत चेंज होता है। वो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है जो स्टेट का, यानी कि आपको स्टेट के बारे में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे फूड सेफ्टी डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात करेंगे। लेकिन जब आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अदर जो पोस्ट और भी जो वैकेंसी निकली होंगी, आप उनके लिए भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लिया फूड सेफ्टी ऑफिसर में डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं मिला तो दूसरी पोस्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेम 4 से 5 पोस्टें भरनी होती हैं, 5 पोस्ट तक आप अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है, अभी जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे और मेंस के बारे में देखेंगे। आप इस बार एग्ज़ाम दीजिए चाहे आप आगे एग्ज़ाम दीजिए, लगभग पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 स्टेजेस होती हैं इस एग्ज़ाम की। पीसीएस के अंडर में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी 3 स्टेजेस होती हैं, वो होती है प्री और मेंस और इंटरव्यू। देखिए जो प्री एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया, आगे देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक। उसके बाद में जो मेंस एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। 10-10, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको वहाँ पे लिखना होगा 250 वर्ड में या फिर 200 शब्द में, ऐसे होता है, ठीक। उसके बाद में इंटरव्यू में 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद में अगर हम आगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें ना, यहाँ पे मैंने जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ एफएसओ डीओ के लिए लिखी है, ठीक है। लेकिन अगर आप पीसीएस में अदर जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए आपको अप्लाई करना है फूड सेफ्टी के, तो आपके पास अगर केमिस्ट्री है, मास्टर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एटलीस्ट आपके पास अगर ग्रेजुएशन है किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 ऑफ क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर गिवन एज बिलो। देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जहाँ भी लिखा हो इसका मतलब है कि जो भी पोस्टें जो भी फिल होंगी ना, उसमें प्रमोशन से नहीं फिल होंगी, डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के थ्रू सारी पोस्टें भरी जाएंगी। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपके लिए डिग्री होनी चाहिए, या तो आपने फूड टेक में डिग्री ली हो, या तो आपने डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, और डिग्री इन मेडिसिन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री की अगर बात करें, इनमें से आपके पास अगर किसी पे बीएससी है, बीएससी के साथ में अगर आपने बीएससी के नहीं किया है तो बीटेक अगर किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी या बीटेक किसी में भी आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें यूपीपीएससी एफएसओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, तो जो प्री वाला एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। ये दोनों एग्ज़ाम सेम डे पढ़ते हैं। एक एग्ज़ाम होने के बाद में
थोड़ी देर बाद में आपको ब्रेक मिलता है 1 से 1.5-2 घंटे का, उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम लगता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होते हैं, एक ही दिन आपका प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो दोनों की प्रिपरेशन आपको साथ में ही करनी चाहिए लगभग। यहाँ पे आपको मेन फोकस जो है ना वो जीएस पे करना है, पेपर 1 पे जीएस पे करना है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। इसका जो कट ऑफ है मैंने आपको बताया 120 से 130 के करीब जाता है, ठीक है। आप 130 मन में अपने बैठा के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक। जो सी सैट का एग्ज़ाम होता है ना ये वाला, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि 33% आपके आने चाहिए। 33% का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर 200 में बात करें तो अगर आपके 66, 65, 70 नंबर के करीब हैं, अगर 66 से ऊपर हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं अपना बर्बाद करना है। लेकिन जब आप जीएस पेपर की बात करते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करेंगे तभी आप मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक। तो प्री एग्ज़ाम के अगर सिलेबस की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। एक तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल सर्विसेज में एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये वॉर सिचुएशन चल रही है या फिर यूएसए के साथ हमारे क्या रिलेशंस चल रहे हैं, रूस के साथ क्या रिलेशंस है, तो इसको लेकर के जो भी न्यूज़ चल रही है ना वो हो जाता है आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ आपका कंट्री में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो, तो ये दोनों एरियाज़ में आपका करंट अफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आपका प्री का एक सिलेबस हो जाता है, यानी कि हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना होता है। हिस्ट्री में आपका तीनों हिस्ट्री आ जाती हैं, एंशियंट, मिडवल और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें कवर होती है, ठीक है। उसके बाद में जब आप आगे देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में आप देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक, तीनों ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ज्योग्राफी को जब आप पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए कि मैंने आपको बताया ना एटलस से पढ़ना स्टार्ट करिए और आप मैप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, ठीक। इसके लिए मैंने आपको बुक्स बता दी थी, बुक्स हम आगे भी देख लेंगे प्री और मेंस दोनों के लिए। फिर आता है आपका एक सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो क्या है, वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है। अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो बुक सफिशिएंट है। अगर आप यूपीएससी का देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो आपके लिए वो बुक सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में भी देखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर भी इकोनॉमिक से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उन सभी को करंट अफेयर से रिलेट करके चलिए, इससे आपका करंट अफेयर तैयार होता जाएगा अच्छे से। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आप देखेंगे, इसमें देखिए इसमें आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब आपका इस पार्ट में आएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वगैरह हो गया। उसके बाद में आपका आ जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप देखिए कि जनरल साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस जैसे देखा जाए तो बायोलॉजी से आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जनरल साइंस में आपका ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो इसके लिए आप लूसेंट की बुक है वो ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं। आगे अगर सीसैट की बात करें, सीसैट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया ये 33% क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके जो टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे जैसे दिए गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और आपका आता है हिंदी और इंग्लिश जो कि क्लास 10th लेवल तक होता है, ठीक। थोड़ा सा सिलेबस अगर देखें सीसैट का तो इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्चुएशन, वर्ड मीनिंग्स और एडम्स फ्रेजेस, ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैथ में आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको घुसना नहीं है चीज़ों में। सीसैट में आप स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए और आपको सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, तो बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए अपना, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में ये देखिए मैथ में अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, स्टैटिक्स, ये सारे पोर्शंस हैं। हिंदी में आप देख लीजिए, जब आप यूपी का एग्ज़ाम देते हैं ना तो वहाँ पर हिंदी थोड़ा मस्ट हो जाती है, तो हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, आप हिंदी अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी में आप देख लीजिए संधि, क्रियाएं, अनेकार्थी, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं इसको क्या बताऊं। उसके बाद में अब बात आती है मेंस एग्ज़ाम की। यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग खोल के देखिए कि जो मेंस एग्ज़ाम है आपका, मैंने आपको बताया
8 पेपर आपके होने हैं। आपको सिलेक्शन यहीं से मिलेगा। देखिए जो प्री एग्ज़ाम होता है वो तो आपके एक तरीके से आपको क्वालिफाई करना होता है मेंस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जो रैंक बनती है ना, जो आपका सिलेक्शन जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है मेंस एग्ज़ाम पे। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना होता है। जब आप यहाँ से अच्छा स्कोर करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो जनरल, हिंदी और एसे ये आपका 150 मार्क्स का होता है, 150। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे जीएस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जनरल स्टडीज़ 1 2 3 4 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। जैसा पहला पेपर होगा उसमें आपका मेजर इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपका GS2 होगा, जो GS2 होगा आपका, उसमें जो है इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आएगा, ठीक। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपका GS3 होगा उसमें आपका इंडियन इकोनॉमी और स्पेशली यूपी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी की इकोनॉमी और यूपी का सेंसस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो केवल 2011 का ही सेंसस हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद तो अभी तक हुआ नहीं। तो 2011 के सेंसस पे ही चीज़ें, क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। GS नंबर 4 जो है पेपर, उसमें इथिक्स के बारे में होगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में होगा। इसमें आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करते हैं उसके आपके 2 पेपर होंगे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना होता है, बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है किसी भी सब्जेक्ट को। इसमें अगर आप चूज़ करते हैं उसके एग्ज़ाम देने के लिए तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना होता है। फिर आपका 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। देखिए अगर आप ऊपर वाले जितने सब्जेक्ट हैं इनमें अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं ना, तो आपको इंटरव्यू में जो जैसे होता है ना, अगर इंटरव्यू में आपके थोड़े मार्क्स कम भी रह जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कोशिश करिए कि आप रिटेन में अच्छा स्कोर करिए। जब आप रिटेन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टोटल हो जाता है 1600। तो 1600 मार्क्स जो हैं, इन 1600 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंड होगा। इसी पे आपकी रैंक बनेगी, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम देना हो। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा जब आप रिटेन के लिए जब अप्लाई करेंगे तब होना। जब आप प्री के लिए स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे तब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए फिलअप नहीं करना होगा फॉर्म, मतलब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना होगा। जब आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, जब प्री क्वालिफाई करने के बाद, तब आपको वहाँ पे फिल करना होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं ऑप्शनल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, उसके साथ में फ़िलासफ़ी हो गया, जियोलॉजी हो गया, उसके बाद में साइकोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, बॉटनी के बाद में लॉ हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेटनरी हो गया, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट। ये आप इतने सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, उसके साथ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल साइंस। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे आपको करना है। उसके बाद में हम देखेंगे बुक्स के बारे में। ये देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद इन बुक्स को मैंने लिखा है और ज़्यादातर लोग आपको इन्हीं बुक्स के बारे में बताएंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लोग थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जो बुक्स आपको पढ़नी है वो तो पढ़नी है, उनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। प्री तो हो जाएगा बट मेंस नहीं हो सकता है। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्लास 6, 7, 8 की न्यू एनसीईआरटी। उसके बाद में क्लास 12 की जो थीम 1 की न्यू एनसीईआरटी आती है आप वो पढ़िए। उसके साथ आप RS शर्मा एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आप इंग्लिश मीडियम है। अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी एनसीईआरटी तो आपको हिंदी मीडियम से मिल जाएंगी, और अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप SK पांडे सर की बुक को ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो RS शर्मा बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद में आपको लगभग जितने भी मैं बुक्स बताऊंगा उसके बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट है ना, आपको घटना चक्र फॉलो करना है, ठीक है। आपको हिस्ट्री के लिए घटना चक्र फॉलो करना है। आपको घटना चक्र जब आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं इन क्वेश्चंस को कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो घटना चक्र पेपर देने जाने से पहले आप जरूर लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें आप 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें थीम 2 यहाँ पे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद में आप सतीश चंद्र सर की जो एनसीईआरटी है ओल्ड वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आप घटना चक्र लगा के चले जाइएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट बुक है राजीव अहिर सर की, इंग्लिश मीडियम में आती है स्पेक्ट्रम। राइटर है राजीव अहिर, स्पेक्ट्रम जो है वो पब्लिकेशन है, तो स्पेक्ट्रम की आती है, राजीव अहिर राइटर हैं। ये बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। एस के पांडे सर की बुक ले सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं। इसके साथ ही साथ घटना चक्र जो है वो कोई कॉमन है, ठीक। उसके बाद में अगर बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो आप एम लक्ष्मीकांत सर की बुक लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। आपको चीज़ें थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये बुक आपको आपका जो नॉलेज है वो डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उस पूरे सिस्टम को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो ये बुक आपको हेल्प करेगी। उसके साथ ही साथ घटना चक्र लगा लीजिए आप हिस्ट्री को पढ़ने के बाद में आप ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है। फिर आप पॉलिटी पढ़िए। तो ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी में जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी ना, कि ज्योग्राफी भी उसमें इंक्लूडेड मिलेगी, हिस्ट्री भी इंक्लूडेड मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पॉलिटी आपको एक कनेक्शन बैठाएगी इंडिया के में जो अंग्रेज़ थे, जो उनका रूल चल रहा था, उसके बाद में जो इससे जैसे चीज़ें डेवलप हुई, हमारे यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट बनी, जो सारी चीज़ें चली आ रही हैं आज के टाइम पे, वो आपको इंडियन पॉलिटी में समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जब आप संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी की अगर बात करें तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ 11th की क्लास 9, 10th न्यू एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ क्लास 11th की एनसीईआरटी में जो दो हैं, एक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसके साथ ही साथ आप इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ये क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है ये आपको पढ़नी है। क्लास 12th की भी आप पढ़ सकते हैं, ये 11th की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको जीसी लियोंग सर की एक बुक आती है, वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जीसी लियोंग सर की इंग्लिश की बुक आती, पतली सी बुक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ अच्छा दिया रहता है, जो स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। एटलस, कुछ जैसा कि मैंने आपको एटलस दिखाया था, एटलस आप जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद में आप घटना चक्र लगा लीजिएगा। जनरल साइंस की अगर बात करें तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास 8th, 9th, 10th की, सारी एनसीईआरटी नहीं, क्लास 8th, 9th, 10th की आप पढ़ लीजिए। लूसेंट की जो मैंने आपको बुक दिखाई वो आप ले लीजिएगा जनरल साइंस के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जनरल साइंस की लूसेंट की बुक आती है। उसके बाद में आप घटना चक्र जरूर लगा लीजिएगा, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में आप अगर हिंदी मीडियम, देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम भी हैं, अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा वाणी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस फंसते हैं, तो देख लीजिएगा इस बुक को। उसके बाद में शंकर आईएएस सर के नोट्स ले सकते हैं, शंकर आईएएस के नोट्स ले सकते हैं, शंकर आईएएस कोचिंग के नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, वो आप इन्वायरमेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, ठीक। उसके बाद में अगर बात करें घटना चक्र आप लगा लीजिएगा। फिर इथिक्स जो आपका एक है, उसके लिए आप लेक्सिकॉन क्रॉनिकल बुक है, लेक्सिकॉन क्रॉनिकल की, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर जो है, पहली बात तो जब आप करंट अफेयर जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, सारे जब हिस्ट्री ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को जो भी है ना, आप करंट अफेयर से रिलेट करके चलिएगा स्टार्टिंग से, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। परीक्षा मंथन आप ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में आती है ये, अगर आप इंग्लिश मीडियम में तब भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो ये आप प्री एग्ज़ाम जाने से पहले इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी मैंने आपको बुक्स बताई ना, वो मेंस के लिए भी है, प्री के लिए भी है। देखिए तैयारी अलग अलग नहीं होती, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, जब आप वही सब्जेक्ट्स वो अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो आप एक मेंस में अच्छे से समझ पाएंगे उसको। थोड़ा टाइम लगता है, जब आप एकदम से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जब आप थोड़ा टाइम देते हैं, 2-3 महीने चीज़ों के साथ एकदम रिलेशन बना के रखते हैं सब्जेक्ट्स के साथ में, तब आपको थोड़ा डीप नॉलेज मिलना शुरू होता है। इसके साथ एक लक्ष्य आती है इंग्लिश मीडियम में, वो आप ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। घटना चक्र दृष्टि का आता है, वो आप ले सकते हैं, इसका पीडीएफ भी, ये मतलब शायद 3-3 महीने में ये बुक्स निकालते हैं, 3 या 4 महीने में निकालते हैं, तो आप ले सकते हैं एग्जाम से पहले। न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो सबसे सही है द हिंदू, सभी बताते हैं, वही मैं भी बताऊंगा। अब द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं अपने करंट अफेयर के लिए। इसके साथ ही साथ आप दैनिक जागरण का एडिटोरियल संस्करण ले सकते हैं, दिल्ली संस्करण ले सकते हैं हिंदी मीडियम में। जनसत्ता आप ले सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप द हिंदू को फॉलो करिए, बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शुरू से लगा के आप कैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी, आप इतनी बुक्स को ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
और ध्यान रहे यहाँ पे जो मैंने बताया है ये सिर्फ डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका सिलेबस है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो नॉर्मल होता है स्टेट में निकलता है उसके लिए ये सिलेबस नहीं है, तो लोग कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़िए।